हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा प्रीलिम्स और मेंस का। तो प्रीलिम्स में आज हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। यही चीज़ आपका मेंस में भी रहेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। प्लस दूसरा टॉपिक रहेगा इन्वायरमेंट, जिसमें आपका और टॉपिक रहेगा डिजास्टर ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जो टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों तरीके से समझते हैं, कैसे क्वेश्चन भी आता है और किस लेवल का क्वेश्चन आता है, सारी चीजें हम बात करेंगे। पहले इससे बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन के ऊपर बात। पहले पेपर क्या होता था 2013 से पहले, जब इस यूपीएससी का नया सिलेबस जब पूरा सेट हुआ, उससे पहले क्या था आपका, फैक्चुअल क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते थे। फैक्चुअल मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता था। बाद में दोबारा क्या कर दिया गया, उसको थोड़ा सा 2013 के बाद कंसेप्चुअल कर दिया। कंसेप्चुअल मतलब उसको स्टेटमेंट दे दी गया, असर्शन और रीजन करके पूछने लगे। अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या, फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट हुआ। अब चौथा कॉन्सेप्ट क्या दे दिया गया, अगर आपको पता होगा, ऐसा कॉन्सेप्चुअल ही रहेगा, लेकिन उसमें पूछेगा कितने सही है, हाउ मेनी करेक्ट आंसर। फिर दूसरा पूछेगा इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सही है, तो पूछेगा विच इन योर आंसर करेक्ट, इनमें से कौन सही है। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। और कभी कभी पूछता है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, कौन इनमें से करेक्ट है। बट पूरा डीपली अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। तो ये होता आपका प्रीलिम्स का। लेकिन मेंस में कैसा पूछेगा, मेंस में अगर आपको बेसिक चीजें पता है, उसके नेगेटिव पॉइंट को समझो, उसके पॉजिटिव पॉइंट को समझो और दोनों को बैलेंस करके बताओ, ये होता आपका मेंस। ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं। पहला टॉपिक शुरू करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद इस साइड हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट प्लस डिजास्टर ऑफ मैनेजमेंट। पहला टॉपिक है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। ठीक, मतलब भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में बेसिक चीज समझो। भारत में कितना इसका डेवलपमेंट हुआ, भारत ने कितना अचीवमेंट किया है, ये बेसिक चीज हमें समझना है अब, क्योंकि भारत के बारे में बेसिक चीज आपको पहले समझना है। फिर दूसरा टॉपिक आपका बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। तीसरा आपका नैनो टेक्नोलॉजी ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्पेस टेक्नोलॉजी नेक्स्ट उसके बाद डिफेंस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट उसके बाद आईसीटी अर्थात इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट उसके बाद रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन नेक्स्ट उसके बाद लेजर टेक्नोलॉजी।
लेजर टेक्नोलॉजी। देन उसके बाद हेल्थ, देन उसके बाद एनर्जी, ये बेसिक चीज आपका होता है। और लास्ट में मिससेलेनियस बोलते हैं इसको, मिससेलेनियस विविधकीय उसको बोलते हैं। ये इतना आपका बेसिक टॉपिक होता है। अब ये तो अगर आपने एक बेसिक चीज पढ़ लिया, फिर इन्हीं सभी का पूरा निचोड़ बनता है आपका मेंस में कैसे। अब बताते हैं एक प्रकार से जितना ही पढ़ोगे प्रीलिम्स प्लस मेंस तो आप जानकारी, लेकिन मुख्य पॉइंट जब मेंस का आप पढ़ोगे तो यहाँ पर ये समझिए कि आपका पीटी, ये था आपका मेंस की बात करते हैं। अब मेंस में क्या होगा एक एक बात करेंगे। पहला इसमें आपका आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट या एप्लीकेशन डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एप्लीकेशन इम्पैक्ट योर लाइफ एवरी डे। पहली पॉइंट ये पूछता है जो आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है एप्लीकेशन के रूप में, जो भी आप कंज्यूम करें, जो भी एप्लीकेशन के रूप में, प्लस इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है आपके जीवन पे। बेसिक चीजें समझो। जैसे कभी कभी पूछा जाता है, अभी पिछली बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, वो सॉरी मेंस में, कि आजकल बच्चों को टेक्नोलॉजी में जैसे मोबाइल चलाते बैठ के, तो आपने मोबाइल दे दिया, बच्चा मोबाइल चला रहा है, तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है क्या हमारा साइंस जो है टेक्नोलॉजी इतना डेवलपमेंट हुआ है, आज के बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे बच्चे गेम खेल रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, अब क्या हो उनका खेलने कूदने का मन नहीं करता, इससे हमारे हेल्थ पे, हमारे बच्चों के दिमाग पे काफ़ी असर करता है। इसके बारे में बेसिक चीज़ आपको अवेयर होना है, किस रूप में, समाज के रूप में, इतनी जागरूकता होना बहुत बेसिक चीज़ होता है। दूसरा पॉइंट जो आपका मेंस का पड़ता है, इसी में बताते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट जो मेंस का अब क्या शुरू होगा, इसको बोलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे करके शॉर्टकट कर देते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड अचीवमेंट इंडिजीनियस इन इंडिया। अब ये कहना पूछना चाहता है कि भारत जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट हो रहा है और क्या क्या अचीवमेंट किया, क्या प्राप्त किया, इंडिजीनियस इन इंडिया, स्वदेशी के रूप में क्या क्या भारत ने अपने आप को ज़्यादातर अचीवमेंट किया, जिसमें आपका जैसे जो भी आपका आता है डिफेंस सेक्टर आता है। डिफेंस सेक्टर जैसे आजकल एनडीए गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा भारत की सुरक्षा के लिए डिफेंस सेक्टर पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करती है, होना ही चाहिए। देश को अगर सुरक्षा रहेगा तभी तो लोग सुरक्षित रहेंगे। तो भारत ने कितना विज्ञान ने अपने आप को प्राप्त किया है, कितना अपने आप को डेवलप किया है। अब तीसरा पॉइंट होता है अवेयरनेस। या अवेयर मतलब अवेयरनेस ऑफ
साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईटी, स्पेस, रोबोटिक, आईटी, स्पेस, रोबोटिक, कंप्यूटर, नैनो टेक्नोलॉजी, लॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, and related to issue intellectual property, राइट। मतलब ये बेसिक चीज आपको ये कहना चाहता है, आप कितना जागरूक हो, कितना आपके पास अवेयर है कि आईटी के बारे में कितना आप जानते हो, स्पेस के बारे में कितना जानते हो, रोबोटिक्स के बारे में कितना जानते हो, कंप्यूटर के बारे में कितना जानते हो, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में कितना जानते हो, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, और प्लस इससे रिलेटेड जो इश्यूज बनते हैं, मुद्दे बनते हैं, और इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इसकी राइट, ये बेसिक चीजें क्या क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्या क्या इश्यूज बनते हैं, आपकी बेसिक चीजें जानना। पहला, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो भी आप डेवलपमेंट कर रहे हैं क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके जीवन पे। दूसरा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट हो रहा है, भारत ने कितना प्राप्त किया, अचीवमेंट किया। तीसरा, आपने कितना जागरूकता है आपके अंदर कि आप आईटी, स्पेस, रोबोटिक, कंप्यूटर, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी प्लस रिलेटेड टू इशूज, जो भी नए नए मुद्दे होते हैं, इशूज बनते रहते हैं, जैसे आजकल साइबर क्राइम हो गया, इसको लेकर के इशूज बन जाता है, रोबोटिक को लेकर के इशूज बन जाता है। भाई मशीनरी चीज़ है, काम दे दिया, काम कर रहा, बाई चांस कोई सिस्टम हैक कर गया, आप पता चला काम के बजाय कुछ बाई रिएक्शन करने लग गया, तो ये सारी चीज इशूज बनते रहते हैं। आजकल साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा होने लग गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर के सबसे ज़्यादा अपराध बढ़ने लग गया। ये बेसिक चीज़ आपका पूछता है, मेंस पॉइंट जो होता है, जब हम ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेते हैं तो इसी के आधार पर इस तरीके का आपका पूरा ये मेंस बनता है। अब एक एक करके समझते हैं। पहले पीटी जो पॉइंट होता है दोस्तों, पॉइंट जो पीटी का होता है, इसमें पहले पूछता भारत में, देखिए ध्यान से अगर देखिए यही चीज है, लेकिन यहाँ इस चीज को पूरी कंबाइंड करके एक साथ पूछता है। क्या पूछ रहा है, कह रहा साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में जान, अबाउट योर नॉलेज, यू हैव टू अचीवमेंट, यू हैव टू टारगेट, यू हैव टू गोल, मतलब जो भी है भारत सरकार ने कितना अपने आप को प्राप्त किया है, अचीवमेंट किया है, इसके बारे में बेसिक चीज जानो। भारत में कहाँ कहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेसिक संस्थाएं बनाई गई हैं, वेपन सेक्टर की कहाँ बनाई गई हैं, इस बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक चीज़ कहाँ बनाया गया है, नैनो टेक्नोलॉजी बेसिक चीज़ कहाँ बनाया गया, ये भारत की कम से कम भारत के बारे में बेसिक चीज़ आपको अवेयर होना चाहिए, जागरूकता होना चाहिए, पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कहता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है भाई, अगर बायोटेक्नोलॉजी नहीं होता तो आज जो अलग अलग वैरायटी का बासमती चावल खाते हैं, क्या बोलते हैं मंसूरी चावल का राइस खाते हैं, आप अलग अलग वैरायटी का आप देखते हो मार्केट में ब्रिंजल बैगन आते हैं, अलग प्रकार के आपके टोमेटो आने लगे, पोटैटो आने लगे, सब किसका देन है, सब बायोटेक्नोलॉजी का है। बायोटेक्नोलॉजी आप खाने से पीने प्लस आपको दूध हो गया, अंडे हो गए, मांस हो गए, जो भी ये सब खाते हैं, ये सब किसका देन है, बायोटेक्नोलॉजी का देन है। कृषि फील्ड में सबसे ज़्यादा योगदान किया है, लेकिन अब लोग इसका गलत उपयोग करने लग गए, जैसे बायो वेपन्स बनाने लगे। बायो वेपन्स सबसे खतरनाक है, जैसे आपने देखा होगा कोरोना वायरस जो था एक प्रकार से बायो वेपन के तरीके से काम करता था। तो ये क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी जितना आप डेवलपमेंट करेंगे, अगर आप पॉजिटिव व्यू लेंगे तो मानो को भरपेट तो खाना मिल सकता है, लेकिन अगर हद से ज़्यादा इस पर आप लोगों ने कोई गलत मानसिकता के लोग के हाथ में ऐसे डाटा, ऐसी इंफॉर्मेशन चला गया और गलत चीज़ उस पर रिसर्च कर लिया, तो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत दिक्कत होगा।
इसलिए हमें इसको दोनों पॉइंट से समझना जरूरी है कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, क्यों इसको हमें ज़रूरत है, भाई क्यों नहीं ज़रूरत है। आप पानी भी साफ करते हैं तो एक प्रकार बायोटेक्नोलॉजी होता है, थोड़ा सा केमिकल डालते हैं, पता चला बहुत बड़ा तालाब है, पूरा साफ हो जाता है, सारे बैक्टीरिया उसमें साफ हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, आपको पानी प्यूरीफाई मिल जाता है। आप कोई फसल उगाते हैं तो एक मान लीजिए एक बैगन इधर है जिसमें कांटे हैं, एक बैगन जिसमें कांटे ने, दोनों का डंडी काट के जोड़ देते हैं, एक नया जो है सीड तैयार कर देते हैं, एक नया पेड़ तैयार कर देते हैं, उससे फसल बहुत अच्छी आती है। आपने देखा होगा काफ़ी छोटे छोटे जो रील्स लोग दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे मैंगो होते हैं जिसमें सीड नहीं पाया जाता, बीज नहीं पाया जाता, ऐसे ऐसे एप्पल होते हैं जिसको हल्का से ऐसे दबाओ तो ऐसा लगेगा उसमें से रस निकलने लग जाते हैं। आप इस सब किसका देन है? बायोटेक्नोलॉजी का। आपके खाने पीने रहने आने वाले समय में आपको बायोटेक्नोलॉजी से ऐसे ऐसे कपड़े बनेंगे, एक प्रकार से ऐसे ऐसे आपको कपड़े धोने की जरूरत नहीं पड़ेगा। समय मानसून के हिसाब से अपने आप को क्या कर लेगा, वातानुकूलित कर, गर्म है तो ठंडे में आपको ठंडा महसूस कराएगा, ठंड है तो आपको गर्म महसूस कराएगा, ऐसे ऐसे कपड़े बने। ये सबका देन किसका है? बायोटेक्नोलॉजी। बट इन नैनो टेक्नोलॉजी, बायो और नैनो टेक्नोलॉजी क्या कर दिया, बड़ी चीज़ को छोटी कर दिया, बहुत सी बड़ी बड़ी चीज़ को और छोटा कर दिया। जैसे आप देखे होंगे पहले कंप्यूटर था, कंप्यूटर कितना था, 10 बाई 11 10 बाई 12 के कमरे जैसे था। आज देखिए कंप्यूटर कितना हो गया, इतना से इतना हुआ, अब इतना हो गया, अब तो और इतना छोटा हो गया। अब कुछ दिनों बाद खाली एक ऐसा लगेगा, एक पतली सी, जैसे आपका मान लीजिए कोई कॉपी का पेज होता है वैसे रहेगा, आप उसको फोल्ड करो, जेब में रखो, चल दो। तो कहने का मतलब किसका देन है? नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी क्या करता है, बड़ी सी चीज़ को छोटी कर देता है और आपका स्पेस बचाता है, आपकी कॉस्ट बचाता है, आपका टाइम बचाता है। क्यों टाइम बचेगा भाई? अब पता चला जिसमें अब CPU है, मॉनिटर है, उसको आप बिजली से लगाएंगे, कनेक्शन जोड़ेंगे तभी वो चलेगा, है कि नहीं? लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी क्या, ऐसे ऐसे बैटरी, ऐसे ऐसे लिथियम की बैटरी जो आपका सूर्य के 2 मिनट के लिए सूर्य में आप बैठ जाओ प्रकाश में, अपने आप चार्ज हो जाएगा। और जब चार्ज हो जाएगा तो आपको लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका समय बचा कि नहीं बचा, आपकी बिजली का कॉस्ट बचा कि नहीं बचा। आप कहीं चार्ज करते 2 घंटा वेट करते, फिर उसके बाद आप उसको फोल्ड नहीं कर पाते, तो आपका एक प्रकार से बहुत लाइटली है, हल्का भी है, आपको पूरा काम क्या कर रहा है, काम भी अच्छा कर रहा है और इसकी स्पीड बहुत अच्छी है। और आने वाले समय में आपको दिनों बाद देखना, जितने टावर सब हट जाएंगे, आपको सैटेलाइट से सारे क्या होगा, डाटा आपको दिया जाएगा, अर्थात वाईफाई कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा। तो किसका देन होगा? नई टेक्नोलॉजी। इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेस। स्पेस मतलब क्या? अंतरिक्ष में। भारत भी अपना अंतरिक्ष, जब स्पेस के बारे में जानेंगे क्यों इतना जरूरी है भाई। आज अगर हम अपने देश की सुरक्षा करना चाहते हैं तो हमें भी स्पेस में अपना जो भी है सैटेलाइट छोड़ना जरूरी है। सैटेलाइट से हम क्या करते हैं, अपने देश की बाउंड्री को भी चेक कर सकते हैं, भाई हमारे देश के अंदर कोई घुसपैठी नहीं कर रहा, कैमरा ऐसे ऐसे लगे रहेंगे। दूसरी चीज़ क्या होती है, आपको अगर सैटेलाइट से टावर, जैसे आजकल टावर है इनको हटा दो, उनसे अगर आप क्या करोगे, नेटवर्क देना शुरू करेंगे तो आपके लिए स्पीड भी अच्छी होगी, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। अब जैसे कभी काल क्या होता है, टावर के करीब आप जाते हैं तो रेंज आता है, टावर से दूर हो जाते हैं तो रेंज हट जाता, तो नेटवर्क नहीं आता। तो कहने का मतलब क्या होगा, अगर सैटेलाइट से सारी चीज़ें हमें सुविधाएं देने लग जाएंगे तो वायरलेस हो जाएगा, और वायरलेस हो जाएगा तो हमारे लिए और चीज़ें आसान हो जाएगा। आज जैसे स्पेस के माध्यम से क्या किया जा रहा है, हम PSLV, GSLV, मंगलयान, चंद्रयान, ऐसे ऐसे ग्रहों पे कैसे जा रहे हैं, इसी का देन है। आज अगर हमारे पास ये चीज़ें नहीं होता तो आज क्या हम तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं? नहीं। आज जो हम नए नए विपन्स, नई नई चीज़ को अपने आप में सुरक्षा के रूप में सारी चीज़ें आविष्कार करते बनाते हैं, किसका देन है? स्पेस का। क्योंकि स्पेस से हम सारी चीज़ बनाते भी हैं, उसको लॉन्च करते हैं, उसको चेक करते हैं कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, ये किसका देन है? आपका स्पेस का। तो स्पेस से काफ़ी चीज़ फ़ायदा है, आप अपनी बाउंड्री को सुरक्षा भी कर सकते हैं, प्लस अच्छी स्पीड में आप वाईफाई नेटवर्क दे सकते हैं। जैसे आजकल वाईफाई घरों में लगाते हैं, यही चीज़ आपको देसी भाषा में बता रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट जिसमें और होता है PSLV, क्या GSLV PSLV क्या होता है, एक होता है GSLV ग्लोब सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो पूरी अर्थ को क्या करती है, वो सर्च करती है पूरी अर्थ को। एक होता है PSLV जो पोलर सैटेलाइट, सिर्फ ध्रुवों के, जैसे ये अर्थ है, मान लीजिए ये अर्थ है, यहाँ पर जो
पोल को सिर्फ क्या करती है, वो चेक करती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और जो पूरी ग्लोब को ही मतलब पूरी अर्थ को राउंड करती है उसको क्या बोलेंगे, GSLV। और जो PSLV पोलर सैटेलाइट, पोलर मतलब पोल इधर से। तो सबका अपना अपना है, सब लोग अपना छोड़ रखे, सबको भी जरूरत भाई, हमें भी रिसर्च करना, हमें भी नई चीज़ें जानकारी रखना चाहिए, हमें भी पता करना कि अर्थ में क्या परिवर्तन हो रहा या दूसरे ग्रह में क्या परिवर्तन हो रहा। हम दूसरे ग्रह पे अपने सैटेलाइट छोड़ते हैं, दूसरे ग्रह पे हम रिसर्च करते हैं, वहाँ पर पानी है कि नहीं है, वहाँ पर पठार है कि नहीं, वहाँ पर जीव जंतु है कि नहीं है। क्यों करते हैं? कल के हमें मान लीजिए कोई तत्व की जरूरत पड़ा, हम अपने खुद से वहाँ निकाल सकते हैं, अपने देश के लिए ला सकते हैं, अपने टेक्नोलॉजी में, अपने तकनीकी क्षेत्र में उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए हमें ये सब चीज़ें भी ज़रूरत है। जो लोग कहते हैं नहीं हमें चाँद पे जाने की, अरे चाँद पे जाने की बात नहीं है। अलग अलग जब आप कोई व्यक्ति होता है, सपोज कोई व्यक्ति एक घर में बैठा है, सुबह शाम उसको रोटी पानी सब कुछ मिलता है, कुछ काम ना करे, क्या उसके अंदर कोई जागरूकता बढ़ेगी? नहीं। अगर वो घर से बाहर निकले, अब बोल दिया जाए बेटा आप संघर्ष करो, तो संघर्ष मतलब ये नहीं कि संघर्ष लड़ाई करना, संघर्ष करेगा तो जब भूख लगेगा तो खाने पीने की चीज़ के बारे में सोचेगा, बाहर निकल प्यास लगे पानी की कीमत को समझेगा, तो नेचर को समझेगा, प्रकृति को समझेगा, क्या हमें ज़रूरत है। तो वैसे ही हमें भी क्या करना है, जब अपने आरामदायक चीज़ों से बाहर निकलेंगे, हमें भी जब अपने देश को बेहतर करना होगा तो नई नई चीज़ें हमें भी सोचना पड़ेगा, नई नई चीज़ें आविष्कार करना पड़ेगा, तब हमारा देश और समाज बेहतर हो सकता है। क्योंकि आने वाला समय विज्ञान का ही है। अगर विज्ञान नहीं होगा, जैसे आज का दौर है विज्ञान ही का देन है, जो हम वीडियो बनाते हैं विज्ञान का ही देन है, जो आप देखिए घर बैठे पढ़ाई कर लेते हैं, आपका समय बच जाता है, आपका पैसा बच जाता है, किसका देन है? विज्ञान का है। एक समय था अगर कहीं ऑफलाइन पढ़ने जाते बच्चे, कोई टीचर बोल देता भाई 2 लाख फीस लाओ, अब 2 लाख फीस आप सोचिए। लेकिन आजकल यूट्यूब पे है, आप अगर पढ़ने वाला है तो 250 रुपये क्या होता है, 300 रुपये मोबाइल रिचार्ज करता है, 1 मंथ के अंदर कम से कम अच्छी खासी पढ़ाई कर लेता है। और मान लो 3 बात ये 36 रुपये में अगर टोटल रिचार्ज करता है 3000 का, 3000 में बढ़िया पूरा नॉलेज कलेक्ट कर सकता है। आजकल देखिए गवर्नमेंट भी काफ़ी चीज़ें ऐसे ऐसे चैनल हैं, मॉक हो गया, मैसेज ओपन ऑनलाइन कोर्स हो गया, स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, आपको DTH कनेक्शन के माध्यम से क्या कर रहा है, आपको चैनल पे खुद जो है एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है गवर्नमेंट। तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखिए स्पेस का ही देन है, जो आजकल बड़े बड़े चैनल बड़े बड़े चीज़ें चलते हैं, सब स्पेस का ही देन। नेक्स्ट पॉइंट ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके बारे में क्यों पढ़ना है भाई? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कौन प्रोवाइड करता है? आपको पढ़ना है कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के टाइप्स क्या है, जैसे कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में क्या है, सेकंड जनरेशन किसमें आपका IC आया, किसमें आपका वैक्यूम ट्यूब आया, किसमें आपका VLS आया, किसमें आपका GLS आया, सॉरी ULS आया। कि बेसिक चीज़ आपको समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट कितने जनरेशन बांटा, 4 जनरेशन 5 जनरेशन, बेसिक चीज़ हम कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखना चाहिए। दूसरी पॉइंट सॉफ्टवेयर क्या, हार्डवेयर क्या, इसके बारे में भी जानकारी रखो। इंटरनेट क्या है, लैंड क्या है, मैन क्या है, पैन क्या है, वैन क्या है, इसके बारे में जानकारी रखो। कि लोकल एरिया क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है, ये सारी चीज़ें लैंड मैन पैन वैन, ये बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन की बात करता है, जैसे आज कम्युनिकेशन किससे आप करते हो, बड़े बड़े ऐप्स हैं, छोटे छोटे ऐप्स आप बात करते हो, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है, एक कम्युनिकेशन के बेसिक आधार बन गए हैं। मोबाइल है, सबको जोड़ कनेक्ट करके कॉन्फ्रेंस बात करते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस बात करते हो, ऑडियो कॉन्फ्रेंस बात करते हो, यही बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। साइबर क्राइम आजकल बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, कैसे हैक करते हैं, आप अपने डाटा को, अपने जो है प्राइवेसी को, अपने पासवर्ड लगा के रखो, पासवर्ड को इस तरीके का लगाओ, पासवर्ड हर मंथ अपना चेंज करते रहो, क्योंकि आता बीच बीच में अपडेट करने का, तो अपने मोबाइल को अपडेट करते, अपने सिस्टम को अपडेट करते रहो। ये बहुत कुछ जरूरी है, आपको सीखना है। हैकर भी इसमें कई होते हैं, ग्रीन होता है, जोन है तो व्हाइट होता है, ब्लैक होता है, अलग अलग हेड का मतलब होता है, कौन सा आपके लिए फायदेमंद, कौन आपके लिए नुकसानदेह होता है। आजकल साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा बढ़ गया है, इसके बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं रोबोटिक एंड आर्टिफिशियल प्लस इंटेलिजेंस। देखिए रोबोटिक क्या है, रोबोटिक वो होता है दोस्तों, जैसे आज के समय में साइंस ने इतना डेवलपमेंट कर लिया, एक मानव के तरीके सब कुछ चीज़ें बना दी, बस उसके अंदर खाली फीलिंग नहीं, बस सारा प्रोसेस आप कमांड देते हो, घर का झाड़ू पोछा करवाना कराओ, खाना बनवाना बनाओ, जो करवाना उसे करो,
बट एक ह्यूमन एक्टिविटीज़ खाली वो क्रिया नहीं हो पाती, बाकी सारा काम आपका करता है। और उसी कारण है कि आप कमांड दे दिया, अब दिन भर 24 घंटे जब तक आपका दिल करे उससे सारा काम करवाते रहो। उसको क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए, जो भी चाहिए फ्यूल चाहिए, एनर्जी चाहिए, बस ये होता है रोबोटिक का। आज मानव ने इसमें सबसे ज़्यादा इजाद कर लिया है। रोबोट आप देखिए, आपकी गाड़ी चलाती है, प्लेन चलाती है, सब कुछ कर रही है रोबोट, पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है। लेकिन कोई एक व्यक्ति बैठ के उसको पूरा क्या करता है? कमांड देता है। चलाता तो मानव ही है, क्योंकि रोबोट को भी कोई कमांड दे रहा है। अगला बात करते हैं आर्टिफिशियल। आजकल देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे एआई हो गया। अब एआई इतना आपके लिए आसान कर दिया, जैसे आज मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, कल एआई अगर आ जाएगा या आ ही चुका है, अब वो क्या करेगा दोस्तों? यहीं पर खड़े होकर सारा लेक्चर देना शुरू कर देगा, सब कुछ पढ़ाना शुरू कर देगा। आपको घर बैठे कहीं भी जाने की जरूरत, सब कुछ आपको यूट्यूब पे सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। अब बड़े बड़े लोग को जो रोजगार है, टीचर हो, कहीं भाई मेरी तो रोजी रोटी छीन लेगा। भाई एआई का जमाना यही है। जमाना मतलब क्या है? एआई का ही, साइंस का ही विज्ञान, विज्ञान का ही समय है, टाइम है। तो जो जितना विज्ञान को समझेगा, जो विज्ञान को जितना ज़्यादा बेसिक चीज़ को समझेगा, वो अच्छा पैसा भी कमाएगा, अच्छा अपने आप को मजबूत बनाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल देखिए एआई का पूरा ही क्या है? जमाना आ गया, समय आ गया है। इसके बारे में भी जानकारी रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं लेजर टेक्नोलॉजी। लेजर टेक्नोलॉजी क्या होता है दोस्तों? आजकल देखते हो कि जो आपका ऑपरेशन होता है, चाहे आपका ऑपरेशन हो, चाहे आपका लीवर हो, चाहे किडनी का, किसी भी चीज़ का हो, जो पहले क्या होता है? चिल्लुक लगता था, ब्लेड मारते थे, फिर उसके बाद जो अवशिष्ट पदार्थ को निकालते थे बॉडी से, फिर टाका लगाते थे। अब क्या कर दिया गया? अब ऐसा समय आ गया, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। मशीन है, आप उसके सामने खड़े होंगे, जो कोई अवशिष्ट पदार्थ है, कोई चीज़ दिक्कत है, वो फटाफट 2 मिनट में सारा काम कर देता है, आपको बढ़िया रिलीफ मिल जाता है। तो लेज़र का काफ़ी देखिए स्वास्थ्य के लिए, वही चीज़ आपका आ जाता है हेल्थ के लिए। अब हेल्थ में वही चीज़ है, आपका ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, कोई भी पार्ट हो बॉडी का, सब चीज़ में क्या कर रहा है? आपका हेल्प करता है। आजकल डॉक्टर कहीं बैठे हैं, मान लीजिए अमेरिका में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, या ऑस्ट्रेलिया में बैठे, या भारत में बैठे। अब मान लीजिए उनको बात, आप उनसे नंबर मिलाकर कॉल करते हो, डॉक्टर साहब मुझे ये दिक्कत है। डॉक्टर कहेंगे एक काम करिए, ठीक है, आप कैमरा होगा उसके सामने आप बैठ जाओ, कैमरा से पूरा आपकी बॉडी स्कैन कर लेंगे, फटाफट उनके पास सारा इन्फॉर्मेशन आ जाए, आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम, फिर उसके बाद मैसेज आ जाएगा, आपको ये दिक्कत है, मेडिकल पे मैसेज चले, मेडिकल से दवा आपके घर पे आ जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब कमांड देते हो, सारा काम होता रहेगा। तो आपके ये हेल्थ पे आजकल क्या कर रहा है? लोगों के लिए काफ़ी सुविधाएं ज़्यादातर होती है। अब तो सरकार और भी देखिए, आजकल साइंस इतना ज़्यादा रिसर्च कर रहा है कि मानो बूढ़ा कैसे होता है, तो बूढ़ा होने का मतलब क्या? वो नेचर के अनुसार चल रहा है, लेकिन वो चाहता है कि ये क्यों बूढ़ा हो रहा है, हम इसको क्यों ना एक जैसे रोक दें, इसका बुढ़ापा कम कर दें। तो लोग इस पर भी ध्यान दे रहे हैं कि बाल ना पके, जल्दी चेहरे पे झुर्रियाँ ना आए, इस पर भी रिसर्च हो रहा है। डीएनए को कैसे, अब जीन होता है, तो जीन क्या होता है, किसी किसी को देखते होंगे बहुत सी उम्र हो जाती है, कम दिखते हैं, किसी किसी कम उम्र होती, ज़्यादा एज दिखती है। तो इस पर भी रिसर्च हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, क्या हमारे जो बॉडी के अंदर सेल है वो किस तरीके काम करता है, इस पर भी रिसर्च हो रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस पर भी काम कर रहा है, जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा कर रहे हैं। लेकिन देखिए एक चीज़ और भी कहेंगे दोस्तों, साइंस का डेवलप होना कोई गलत बात नहीं है, आप अपनी सुविधा अनुसार उतनी चीज़ें रखो जितनी ज़रूरत है। हद से ज़्यादा अगर आप करेंगे तो एक समय बाद मानव जो है साइंस मतलब विज्ञान का ही गुलाम बन जाएगा। अब अगर जिस दिन विज्ञान या मशीन सारी चीज़ें आपने ज़्यादा ईजाद कर लिया, डेवलपमेंट कर लिया, कुछ दिनों बाद अगर उनमें आपने ऐसी चीज़, किसी चीज़ का ज़्यादातर कमांड दे दिया, उनको ज़्यादातर आपने, जैसे रैम होता है या जीबी होता है, अगर सबसे ज़्यादा उसमें भर दिया, तो एक समय आएगा वो आप पे हावी हो जाएंगे, आप उनके गुलाम बन जाओगे। आप सोचेंगे ये क्या है? ये ब्रेन है, जिस कहते हैं ना कि सब कुछ तो खुद ही बना रहे हो, लेकिन खुद ही बना रहे हो और खुद ही गुलाम बन जाओगे। तो इतना भी ज़्यादा हमें नहीं डूबना है, बेसिक चीज़ जानना। आजकल देखिए एनर्जी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एनर्जी अब क्या हो रहा है, आज आप एनर्जी को देखिए, वाटर से हम एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं, सूर्य के प्रकाश से हम एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं, हवा से एनर्जी को कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हमने सोचा जो नेचर का बेसिक आधार है, क्यों हम कोयले को जलाएं। कोयला जलाते तो उसमें बहुत से ज़्यादा मीथेन, बहुत से गैस निकलती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होती है। तो एनर्जी को कैसे एक नया रूप दिया जाए, कैसे नया आकार दिया जाए, कैसे हमें
इकोसिस्टम के अनुसार सारी चीज़ें डेवलपमेंट करना है। तो एनर्जी के बारे में भी पढ़ना जरूरी है। एक होता मिससेलेनियस, बाकी जो आपको छूट जाता है, जैसे एक होता सुपर कंडक्टिविटी, अति चालकता। अति चालकता क्या होता है, जिसमें आपका इंटरनेट का तार और लगता है, तो ये आपके जो बाकी छूट जाते हैं कुछ नई चीज़ें, तो मिससेलेनियस बोलते हैं इसको, विविधिकी में सारी चीज़ें आके जुड़ जाता है। अब जब ये पूरा पढ़ लेते हो सारी चीज़ें, निचोड़ आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाता है, फिर आप इसको विजडम के रूप में सोचते हो, तब एनालिसिस तरीके से यहाँ आता है आपका मेंस का। तब ये कहानी आपका जब पीटी पास करते हो तो ये आपका टॉपिक शुरू हो जाता है। यहाँ से आपका ये आपका सिलेबस में पूरा दोस्तों लिखा हुआ है, ये पूछेगा। अब ये नहीं पूछ रहा कि आपको क्या, सीधे पूछा साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट हो रहा है एप्लीकेशन के रूप में, आप बताइए उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है आपके जीवन पे एवरीडे। व्हाट इज द इम्पैक्ट योर एवरीडे इन योर लाइफ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आपके जीवन पे, आपके लाइफ पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है प्रतिदिन। आप खुद सोचिए क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप इसको सही तरीके से पॉजिटिव व्यू में आप इसको देखते हैं तो ठीक है। अगर आप इसको पता चला नहीं इसी 24 घंटा डिपेंड रहो। अब डिपेंड मतलब क्या है, कोई चीज़ इंफॉर्मेशन चाहिए, पहले लोग किताब पढ़ते थे, उसको सर्च करते थे, तो हमारा ब्रेन एक्टिव होता था, काम करता था। आज हमने क्या कर लिया है कि सब कुछ गूगल पे, सब कुछ इसे आजकल गूगल पे ऐसे नहीं सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट हो, कुछ चीज़ें फेक होती हैं। पता चला आप फेक इन्फॉर्मेशन ले लेंगे तो किसी और व्यक्ति बोले नहीं ये मेरे पास ही इन्फॉर्मेशन, आप उससे डिबेट करेंगे, बहस करेंगे, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए वास्तविकता को पहचानो, आपके जीवन पे इसका कितना पॉजिटिव असर है, कितना नेगेटिव असर, दोनों पहलू को समझो। आजकल देखिए जिसको बोलते हैं ना व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी, तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी क्या यही तो है। लोगों के पास मोबाइल है, मैंने कोई इन्फॉर्मेशन गलत दे दिया, गलत जानकारी दे दिया, आप उसको बिलीव कर लिए, मान लिए, लेकिन आप किसी पता चला इन्फॉर्मेशन मेरी गलत थी, अब वास्तव में रियल में इन्फॉर्मेशन जो अलग ही थी वो तो आपने कभी उससे परिचित नहीं हो, तो आप बार बार क्या करेंगे, उसको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आजकल ये भी चीज़ें अफवाहें ज़्यादा फैलाई जाती हैं, सोशल मीडिया बहुत से अफवाहें फैलाई जाती हैं, जिससे आपके जीवन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आने वाले समय में आप देख लेना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, एआई का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा कि आप कोई भी चीज़, जैसे आप दुखी हो तो आप सोचेंगे चलो एआई से बात करते हैं, तो एआई आपको सारी बातें पूछेगा, आप कैसे हो, तो आप पूछोगे मैं ऐसा हूँ, तो आपको रिप्लाई करेगा। फिर धीरे 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 आप इतना इमोशनल उससे अटैचमेंट होते चले जाएंगे, लेकिन एआई के पास कोई इमोशनल तो है नहीं, लेकिन वो आपको ब्रेन को पढ़ना शुरू कर देगा। पढ़ते पढ़ते वो समझ जाएगा इस व्यक्ति को कैसे ब्रेन वॉश करना है। तो जो एआई का आर्टिफिशियल का मेन जो व्यक्ति है जो चला रहा है, वो आपका डाटा सब क्या कर लेगा, दिमाग का हैक कर लेगा, और उसके बाद आपको इस तरीके से आपका ब्रेन को ऐसा सेट कर देगा, जो चीज़ आपको कभी सच्चाई दिखती थी आप उस सच्चाई को झूठ मानना शुरू कर देंगे। तो ये भी चीज़ें आजकल चलती हैं। इसीलिए कहते हैं साइंस में उतनी जरूरत जितना है उतने रखो, हद से ज़्यादा इस पर डिपेंड ना रहो। जैसे आजकल लोग कहते नहीं कि लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो 2 घंटा कैसे बीत गया, 3 घंटा कैसे बीत गया, वो ऐसे ही चीज़ है। वो आपको ब्रेन को इस तरीके को पकड़ लेता है, आपको बार बार नई चीज़ें आती रहती हैं, आप देखते रहते हो, हंसते रहते हो, कभी दुखी होते रहते हो, तो आपको लगता है कि मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि आपका ब्रेन इतना वहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि जो आप चाहते हो वो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करता रहता है। इसीलिए आप क्या करते हैं, आपका समय बीतता है, तो आपका इसके जीवन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, यही चीज़ पूछता है। चाहे मोबाइल्स हो गया, चाहे मशीन्स हो गया, आजकल खाने पीने की चीज़ देखिए, घर बैठे ऑर्डर करिए, आप घर पे आ जाती है। आपको कहीं जाना है, घर पे ऑर्डर करिए, गाड़ी घर पे आके खड़ी हो जाती है। आपके जीवन में काफ़ी सुविधाएं अच्छा दिया, लेकिन कुछ चीज़ें हम हद से ज़्यादा जब उस पर डिपेंड हो जाते हैं तो हमारी स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। क्योंकि आपको भी टहलना भी ज़रूरी है, योगा भी करना है, काम भी करना है, फिजिकल वर्क भी बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक ये नहीं करेंगे तो जो कि ये नेचुरल बॉडी है, आर्टिफिशियल नहीं है। मानव ने आर्टिफिशियल बनाया है, ना कि मशीन ने हमको बनाया है। ये चीज़ बेसिक चीज़ आपको समझना बहुत जरूरी है। दूसरा फिर इसी मेन से पूछेगा कि भारत ने कितना डेवलपमेंट कर लिया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को, और किस टारगेट उसका क्या गोल, कितना अचीवमेंट किया है इंडिजीनियस स्वदेशी के रूप में। भारत ने अभी तक अपने डिफेंस सेक्टर को लेकर देख लीजिए, जैसे जल्द से जल्द में वार करने वाले हमारे पास कौन सी ऐसी मिसाइल है, कौन से ऐसे ब्रह्मोस बनी है,
या आप जल से लेकर के स्थल तक वार करने वाली कौन सी हमारे पास ऐसी टेक्निक है, ऐसे कौन सी तकनीकी है, वेपन्स है, या एयर टू एयर, हवा टू हवा में वार करते हैं। एक आप डिफेंस सेक्टर को देखिए, फिर समाज को देखिए, समाज में से कौन सा हमने तकनीकी खोज किया है जो बच्चों को पढ़ाई के लिए सुलभ कर दिया है, क्यों नहीं किया। अब जैसे आजकल देखते हो डिजिटल बोर्ड लगता है, तो डिजिटल बोर्ड में सब पीपीटी सब कंटेंट तैयार रहता है, आप टीचर आता खड़ा होता है एक एक पे लेक्चर दे के चला जाता है। लेकिन जिस दिन एआई अब आ जाएगा टीचर यहाँ नहीं खड़े होंगे, तो एआई अपने आप एक आर्टिफिशियल ऐसे सेम टू सेम मेरे जैसे एक एआई पूरा बन जाएगा, वो ऐसे लेक्चर देगा, ऐसे लगेगा मैं ही बोल रहा हूँ, वॉइस बॉडी लैंग्वेज सब कुछ वो कॉपी कर सकता है। तो कहने का मतलब है भारत ने अभी तक कहाँ तक अचीवमेंट किया है, एआई में क्या अचीवमेंट किया है, रोबोटिक में कितना अचीवमेंट किया है, डिफेंस सेक्टर में कितना अचीवमेंट किया है, नैनो टेक्नोलॉजी में कितना अचीवमेंट किया है, बायोटेक्नोलॉजी में कितना अचीवमेंट किया है, इस सारी पॉइंट को आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट लास्ट में कहते हैं अवेयरनेस, मतलब जागरूकता कितना फैला है, आपने आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में कितना जानते हो, कंप्यूटर के बारे में कितना जानते हो, रोबोटिक के बारे में कितना जानते हो, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में कितना जानते हो, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कितना जानकारी आपको पता है, आने वाले समय में कितना और चीज़ें एडवांस आप जानते हो। जैसे कभी कल आज भी देखते हो गाँव में, या गाँव हो चाहे शहर हो, जो व्यक्ति कभी कंप्यूटर सामने नहीं बैठा या कंप्यूटर कभी टाइप नहीं किया, तो उसको टाइप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हिंदी टाइप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इंग्लिश की टाइप चलो देख के कर सकता है। तो कहने का मतलब आपकी इतनी अवेयरनेस, इतनी जागरूकता हो कि कम से कम आप पैसे पेमेंट कर रहे हो, ऑनलाइन डिजिटल चीज़ें कर रहे हो, तो वो भी आपको आना चाहिए। अपना पासवर्ड कैसे सेफ्टी ग्रुप में रख सकते हो, ये भी आना चाहिए। आप बायोटेक्नोलॉजी पार्ट को समझ सकते हो, भाई कौन सी फसल हमारे लिए खाने योग्य, कौन सी नहीं खाने योग्य, अवेयर होना बहुत जरूरी है। जैसे आजकल देखते हो कि सिंथेटिक बहुत कुछ चीज़ें, दूध भी आजकल आर्टिफिशियल बनने लग गया, मांस भी आर्टिफिशियल बनने लग गया, ये किसका देन है, सब बायोटेक्नोलॉजी का। लेकिन वो जो मानव खा रहा है आज उसके स्वास्थ्य पे इम्पैक्ट भी पड़ता है। एक नेचुरल प्रोसेस अलग होता है और एक होता अननेचुरल प्रोसेस जो आजकल खाने पीने चीज़ बनती है। तो आप देखते होंगे लोग कहते हैं कि मेरा लीवर खराब हो गया, मेरी जो बड़ी आंतें खराब हो गई, छोटी आंतें खराब हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रहा है, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा अगर आप आर्टिफिशियल या केमिकल चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, सिंथेटिक चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, मिलावटी चीज़ें आजकल मार्केट बहुत उपलब्ध हो गया, तो आपके स्वास्थ्य पे इम्पेक्ट करता है। इसलिए आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके की चीज़ें जानना बहुत जरूरी है। ये होता है आपका पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। अब इन्वायरमेंट क्यों पढ़ना है, देखिए जब आप विज्ञान के बारे में जानकारी रख लिए तो आपको इन्वायरमेंट भी जानना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आसपास इन्वायरमेंट के बारे में नहीं जानेंगे कि भाई ये पोल्यूशन कैसे बढ़ रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों बढ़ा, क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ गई, या नाइट्रोजन बढ़ गई, या मीथेन बढ़ गया, या सब किस चीज़ की ऐसी मात्रा बढ़ गई। अगर ऑक्सीजन की लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या इम्पैक्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर घट गई तो क्या इम्पैक्ट होगा। तो हर एक पॉइंट को आपको एक जागरूक होना है। देखिए यूपीएससी आपसे सिर्फ वो जानना, उसमें लिखा क्या है, जर्नल स्टडीज, मतलब समान अध्ययन आप जानो। ये नहीं है कि आपको बेसिक खूब रिसर्च करना है, आपको बेसिक चीज़ पता हो। कोई अगर व्यक्ति पूछ ले कि भाई भारत में पोल्यूशन इस वक्त सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है ठंडी में, ऐसा क्यों होता है, तो आपको बेसिक चीज़ पता होना चाहिए कि पोल्यूशन के कई कारण हो सकते हैं और कारण के साथ हमें कुछ जियोग्राफिकल भी चीज़ें होती हैं, क्लाइमेट का भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक एक पॉइंट को समझना बहुत जरूरी होता है। तो अब हम समझते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। क्या इन्वायरमेंट, अब इन्वायरमेंट प्लस डिजास्टर ऑफ मैनेजमेंट। पहले इन्वायरमेंट से डिजास्टर ऑफ मैनेजमेंट मीन्स क्या होता है, आपकी आपदा प्रबंधकीय होते सरकार उसके लिए क्या क्या कुछ फंड अलग से बनाती है राहत कोष के लिए, कैसे गवर्नमेंट काम करती है, वो गवर्नमेंट की चीज़ है। बट हमें बेसिक इन्वायरमेंट में क्या क्या पढ़ना है। पहला पॉइंट आपका आता है, आपको समझना बेसिक व्हाट इज द इन्वायरमेंट। पहले होता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक भाई, अब बेसिक चीज जानो कि इन्वायरमेंट है क्या।
इसके बारे में समझो। अब इसमें दूसरा पॉइंट आप क्या आता है, इकोसिस्टम क्या है, इको सिस्टम क्या है। फिर नेक्स्ट इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी क्या है। फिर नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है। जैव विविधता क्या है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। नेक्स्ट क्लाइमेट चेंज क्या है, चेंज क्या है। ये बेसिक आपका टॉपिक होता है। फिर कन्वर्जन क्या है, कन्वर्जेंस क्या है, मतलब संरक्षण क्या है। फिर उसके बाद आप पढ़ते हो, उसके बाद इंडिया या इसे आप लिखिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्टिव मूवमेंट क्या थे। मूवमेंट मीन्स मूवमेंट मतलब आंदोलन क्या क्या चलाया गया था। पर्यावरण सर जैसे चिपको आंदोलन आप पढ़ेंगे। फिर इन्वायरमेंट को लेकर के इन्वायरमेंट प्रोटेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन संगठन क्या क्या बने, जिसमें आप पढ़ेंगे COP क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, कॉल क्या है। ये बेसिक चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने इतना पढ़ा, ये बेसिक पॉइंट होता है। प्लस इसी में और एक जो देते हैं आप, सॉइल क्या है, सॉइल मतलब मिट्टी क्या है, मृदा क्या है। बस इतना अगर आपने पढ़ लिया है बेसिक चीजें, तो आपके लिए इन्वायरमेंट ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब इसमें मेंस क्या पूछता है, देखिए यहां पर करके बताता हूं। ये तो पीटी प्लस मेंस कैसे पूछेगा। मेंस पूछता है कन्वर्जन बताइए, इसके जोन क्या क्या है, प्रोटेक्टिव क्या है, कन्वर्जन। पहला है कन्वर्जन मतलब संरक्षण क्या है भारत में। फिर उसके बाद इससे पूछा डिजास्टर ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ऑफ मैनेजमेंट क्या है। बस इतना ही पॉइंट है। क्योंकि वो जानना चाहता है कि बेसिक पॉइंट पूछता, भाई अगर हमें संरक्षण कैसे होगा, सरकार उसके लिए क्या क्या, आपदा के लिए क्या क्या चीजें बना रखी, कौन कौन सी संस्थाएं हैं। अब संस्थाओं को अगर देखेंगे बेसिक चीज दो आता है इंस्टीट्यूशन, एक होता है डोमेस्टिक मतलब खुद के भारत के लिए, और एक होता है इंटरनेशनल। ये दो पॉइंट होता है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। डोमेस्टिक मतलब भारत के अंदर कितना ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं, 1972, 1986, 1992, ये सब क्या है। भारत में सोचते होंगे आज ये नया कोई भी चीज बनाया गया, नया संस्था बनाया गया, किसको लेकर, पर्यावरण को लेकर के। तो ये जो भारत के अंदर बनाया जाता है, जीव जंतु को बचाना है, पेड़ पौधों को बचाना है, ये होता है आपका डोमेस्टिक। इंटरनेशनल, अब इंटरनेशनल जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, COP हो गया, पूरा देश मिलकर के जिसमें काम करते हैं, तो ये बेसिक चीज हो जाता है आपका इंटरनेशनल। अब एक क्या चीज, इसको पढ़ने से पहले, इन्वायरमेंट से पढ़ने से पहले हम बेसिक चीजें ग्लोब को समझते हैं। यहाँ बनाते हैं ग्लोब, ऐसे है ना अर्थ। यहाँ पर मान लीजिए आपका ऐसे बना देते टेम्परेचर, समझ जाओ ये आपका नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर ऐसे
ये आपका साउथ अमेरिका ये रहा, ठीक है। प्लस यहाँ पर आपका ऐसे अफ्रीका कॉन्टिनेंटल, प्लस यहाँ पर आपका ये हो गया आपका यूरोप वगैरह, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, और पूरा ये सब ऐसे बना होता है, ऐसे मैप, ठीक है। ये पूरी अर्थ है। पहले अर्थ को समझो। अर्थ में क्या क्या हमें पढ़ना होता है, देखिए। इसमें हमें पढ़ना होता है लिथोस्फीयर क्या है, लिथोस्फीयर क्या है। दूसरा हाइड्रोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है। तीसरा एरोस्फीयर क्या है। उसके बाद बायोस्फीयर क्या है। ये पॉइंट होता है आपको पढ़ने के लिए, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एरोस्फीयर, बायोस्फीयर। जब इस सभी को आप समझते हो, इसी में से एक पार्ट निकल के आता क्या, इन्वायरमेंट। अब देखिए क्या है शुरुआत में। अब इन्वायरमेंट में क्या आ गया, आपको शुरुआत में लिखा होता है जितने लिविंग पार्ट, नॉन लिविंग पार्ट, बायोटिक, अबायोटिक, जो भी चीजें हैं, इन्हीं से घिरे हुए आवरण को क्या हम बोलते हैं, पर्यावरण। तो ये हमें बेसिक चीज। अब कौन कौन से पार्ट, लिथोस्फीयर में कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे भाई, आप पर्वत है, पठार है, झील है, ये सब सारी चीजें किससे जुड़ा है, पृथ्वी से जुड़े हैं। अब पृथ्वी पे अगर ठोस रूप में देखा जाए तो पर्वत है, पठार है, तटीय क्षेत्र, मैदानी भाग है, डेजर्ट एरिया, पेड़ है, पौधे, किससे जुड़े हैं, लिथोस्फीयर से आ गया। हाइड्रोस्फीयर मतलब जल से हो गया, सागर है, झील है, नदी है, तालाब है, कुआं है, ये किससे जुड़े हैं, जल से। एरोस्फीयर 5 मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ओजोनस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर अर्थात अधोमंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल, बहिर्मंडल, किससे जुड़ा है, वायुमंडल से। और इन्हीं तीनों के बीच में एक जन्म होता है किसका, जीव का। अब जीव में बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक मतलब जो जीव जंतु, दोनों कौन से, वनस्पति और एनिमल्स, दोनों को जोड़ते हैं, तब इसी में बीच में हमारा क्या बनता है, इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण, पर्यावरण, पर्या मतलब जो भी हमारे आसपास जितने जीव जंतु, लिविंग पार्ट हो चाहे नॉन लिविंग पार्ट, ये सभी को मिलाकर के क्या बनता है, पर्यावरण। अब जब पर्यावरण हम पढ़ते हैं, अब इन्हीं में से किसी एक चीज का अनबैलेंस हो जाए, मान लीजिए लिथोस्फीयर, माउंटेन है, माउंटेन को पता चला किसी मान लीजिए टेक्टोनिक क्रिया से टूट के बिखर गया, या पता चलता और ज़्यादा ऊंचाई पे आ जाए तो मानसून और बढ़ेगा, बरसात ज़्यादा होगा। अगर किसी भी कारण से प्लेन मैदानी भाग है, वहाँ पर पता चला बरसात ज़्यादा हो गई तो बाढ़ आ गया, तो बाढ़ों के लिए क्या हुआ, अनुकूल नहीं हुआ, दिक्कत हो जाएगा। या गर्म हवा चल गई तो जंगलों में आग लग गया। ये सब किसका एक्टिविटीज हो, लिथो का, जल का, एरो का। एरो मतलब वायुमंडल, वायुमंडल में पता चला कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई, या ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा बढ़ गई, मीथेन की ज़्यादा बढ़ गई, तो आपके लिए जीवन में क्या होगा, इम्पैक्ट करेगा आपके जीवन पे। तो कहेंगे इन्वायरमेंट पे क्या हो रहा है, अनबैलेंस हो रहा है। जब इन चारों में किसी प्रकार कोई अनबैलेंस होगा तो पर्यावरण क्या होगा, गड़बड़, मतलब मिस्टेक होने लग जाएगा, कोई प्रकार जो भी गलतियां होने लग जाएगा, तो पर्यावरण में जो भी जीव जंतु उनके स्वास्थ्य, उनके जीवन पे ज़्यादा प्रभाव डालता है। इसलिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, तो आप यहाँ समझिए पर्यावरण है क्या। तो पर्यावरण मतलब जो भी आपके लिविंग पार्ट, नॉन लिविंग पार्ट, बायोटिक, अबायोटिक से घिरे हुए आवरण को क्या कहते हैं, हम पर्यावरण कहते हैं। फिर पूछता है इकोसिस्टम क्या है। पर्यावरण के बेसिक इसके पारिस्थितिकी क्या है, इसके तंत्र क्या है। अब पारिस्थितिकी क्या है, इसके तंत्र, यही सब है। अब इसमें तंत्र में कौन आ जाता है, लिविंग पार्ट, नॉन लिविंग पार्ट। ऐसा तो है नहीं कि जो लोग कहते हैं कि पेड़ काट दें, आप पेड़ काट दो, आपके लिए ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, आपकी हार्ट को क्या करेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा खींचने पे उसको जोर देना पड़ेगा, आपकी श्वास नलिकाओं पे दिक्कत पड़ेगा, आपके हेल्थ पे दिक्कत पड़ेगा। आप क्या जो आयु आपको पता चला 70 साल जीने को 40 में निपट जाएंगे। तो यही चीज़ें आपको समझना जरूरी है कि भाई अगर इकोसिस्टम में, पारिस्थितिकी या पारिस्थितिक तंत्र में किसी प्रकार का अनबैलेंस हुआ, किसी भी चीज़ की मात्रा बढ़ गई, अगर ऑक्सीजन की ज़्यादा बढ़ गई, ऑक्सीजन कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, कम हो गया,
दूसरा चीज, कोई एनिमल्स की संख्या ज़्यादा बढ़ गई या घट गई, या पेड़ पौधों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई या घट गई, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारे जीवन पर पड़ेगा। इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब इसी में आता है, जब आप पढ़ते हैं तो इकोसिस्टम इकोलॉजी, इसी में एक चैप्टर होता है पिरामिड। या पिरामिड, इसको 3 भागों में हम पढ़ते हैं नंबर करके। एक नंबर सिस्टम, एक होता बायोम सिस्टम, और एक होता है एनर्जी। तो 3 तरीके से हम चीजों को पढ़ते हैं। अब बायो में 2 बनता है, एक होता है आपका और एक प्रकार से वर्टिकल, एक होता अपोजिशन मतलब उल्टा। जैसे एक ऐसे बनेगा, देखिए ऐसे बनेगा सीधा, एक दूसरा बन जाएगा इसके उल्टा। तो ये बेसिक चीज आपको, इसमें भी सीधा, फिर उसके बाद उल्टा, इसमें भी सीधा, उसके बाद उल्टा। ये पूछता है बस, ये बहुत लोग को रटाते हैं बेसिक बेसिक चीजें क्यों बनता है। एक तंत्र है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभार देखते गांव में या भैंस होती है, तो भैंस से बैठी उसके कान में कोई पंछी होते हैं, चिड़िया होती है, उनके कान में आके चोंच मार मार के कुछ खाती है। जो उनके शरीर से जो भी मैल निकलती है उसको क्या करते हैं, वो कंज्यूम करते हैं, उनका पेट भर गया और उनकी सफाई हो जाती है। तो ये एक दूसरे के तंत्र है, एक दूसरे के सिस्टम है, एक दूसरे के इकोलॉजी है, एक दूसरे पर्यावरण के अनुकूल है, जो एक दूसरे का हेल्प करते हैं। अब जैसे आप कभी कभी सोचते होंगे कि मानव के लिए ऐसी कौन सी चीज़ है, मानव के लिए हर एक चीज़ आपके लिए, जैसे आप मान लीजिए कमरे में हो, चाहे गांव में या शहर, छिपकली होती है, दीवार पे चलती रहती है, क्यों होती है? तो इसलिए होती है आपके कमरे के अंदर, जैसे मान लीजिए मच्छर हो गया या कोई भी और स्पीसीज हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए, उसको खा करके वो साफ कर देती है, जो आपको नुकसान देना पहुंचाए। इसीलिए इकोसिस्टम को पार्ट है। तो ये जब आप पढ़ते हैं नंबर सिस्टम, बायो सिस्टम, इससे कैसे हम समझते हैं, पिरामिड बनाते हैं इसको अलग अलग तरीके से, तो अलग कॉन्सेप्ट है, इसको मैं बेसिक बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले से बेसिक एक एक चीज समझा देते हैं आपको। दूसरा पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी। जब किसी एक स्थान पे, पर्टिकुलर किसी एक स्थान पे सबसे ज्यादा जीव जंतु में अलग अलग वैरायटी देखने मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। देखिए बायोडाइवर्सिटी जब आप पढ़ेंगे तो उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा वेटलैंड क्या है। वेट मतलब जहाँ पर नमी सबसे ज़्यादा होता है, और नमी सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा वहाँ पे जीव जंतु देखने को मिलेंगे। क्योंकि अब कभी कभी पूछता जो है वेटलैंड सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आपको रामसर सम्मेलन ईरान में हुआ था। दूसरा पूछता है अगला, उसके बाद हॉट स्पॉट, इसी में आता बायोडाइवर्सिटी पार्ट हो जाता है। हॉट स्पॉट रेंज क्या होता है, जहाँ सबसे ज़्यादा एक प्रचुर मात्रा में जीव जंतु देखने को मिलते हैं। जैसे आपका वेस्टर्न घाट हो गया, हिमालय का रेंज हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, यहाँ पर। फिर अगला हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग, आज की जो मानव के लिए चैलेंजिंग समस्या आ गया। अब ये मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग, यही देखिए सारी चीजें हैं, ये पूरा ग्लोब है, पूरी अर्थ है। अब अर्थ के चारों तरफ एक प्रकार से गैसीय आवरण है, ऐसे घिरा हुआ है। अब गैसीय आवरण जो है दोस्तों, ये क्या करता है, सूर्य से, मान लीजिए यहाँ पर सन है, अब सूर्य से जो भी किरणें आती हैं पृथ्वी पे पड़ती हैं, यहाँ पर ये क्या करती है, जो इसके आवरण है, जो गैस है, उनको क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। जैसे ओजोन लेयर होती है, सूर्य से पराबैंगनी किरणों को फिल्टर करके ही भेजती, बाकी को रिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन जब ज्यादातर मात्रा में क्या होता है, जिस दिन वो आवरण कमजोर होने लग गया, आपको ओजोन लेयर कमजोर होने लग गया, तो जो गैस को फिल्टर कर रहा था, वो गैस को मतलब सूर्य के प्रकाश को वो फिल्टर नहीं कर पाएगा। तो जिससे ओजोन लेयर जब कमजोर होगा, तो देखिए अल्ट्रावायलेट किरणें सबसे ज्यादा धरती पर गिरेगा, प्लस और क्या होगा, मानव पे, पेड़ पौधों पे नुकसान होगा। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ जाता है। अब ये जो आवरण है, इस आवरण में सारी चीजें बैलेंस था। बैलेंस मतलब क्या है, जैसे किसी ने कहा कि भाई 10, जैसे मान लीजिए 10 केजी इधर वजन कर दो, 10 केजी इधर, तो जो तराजू का पल्ला होता है, बीच का कांटा, वो बैलेंस में रहता था। अगर कोई पता चला 10 बजाय ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, तो ये नीचे बैठ जाएगी, ऊपर हो जाएगी, तो ये जाता अनबैलेंस। ये होता कैसे है, जब किसी गैस की मात्रा बढ़ गई, मीथेन की बढ़ गई या कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ जाएगी, तो क्या करेगा, ये जो आवरण था गैसीय पिंड का, ये क्या होता है, गर्म होने लग गया। और जब ये ज्यादा गर्म हो जाता था, तो इसके वजह से क्या होने लग गया,
आपका जो सी लेवल है, जो समुद्र का जल है, ग्लेशियर है, मेल्ट होने लग गया। अब ग्लेशियर जब ज़्यादा मेल्ट होगा तो सी का समुद्र का पानी क्या होगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा। और पानी का एक चीज़ और देखिए इम्पैक्ट क्या होता है दोस्तों, पानी आप गर्म करते तो धीरे 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 वो उबाल आती है, तो जो उसमें हीट आएगी तो अपने आप को क्या कर लेती हो, एब्जॉर्ब कर लेती है। उस जो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं एल्वीडो, यहाँ बताते हैं एल्वीडो। एल्वीडो, एक एल्वीडो कॉन्सेप्ट क्या बनता है दोस्तों, मानो ये अर्थ है, सूर्य से सारी माने 100% किरणें आती हैं, ठीक है 100%। अब अगर 100% रिफ्लेक्ट होकर वापस गई थी तो पृथ्वी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन जब आपका ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोब जो वार्मिंग मतलब क्या होता है, जब पृथ्वी गर्म कैसे होती है, जो आपका एरोमंडल है, वायुमंडल है, जब इनमें गैस की किसी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई, फिर क्या करती, सूर्य से आने वाले कुछ किरणों को पता चला 5% एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन कैसे एब्जॉर्ब किया, यहाँ पर जो ये जल है, पृथ्वी पे जो जल है, ये कुछ एब्जॉर्ब कर लेती, कुछ सोख लेती। बाकी जो आपको पहाड़ हो गया, पहाड़ों के बीच में वैली घाटियाँ होती, वहाँ भी यही क्रियाकलाप हो जाती हैं। अगर मान लीजिए समांतर है, जैसे रेगिस्तान है, सूर्य का प्रकाश गया, शाम तक को रिफ्लेक्ट होकर वापस कर दिया, लेकिन जल होता सोख लेता। घाटी होती, कुछ तो आती है, रुक जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती। इसके कारण क्या होने लग गया, ये जो 5% धीरे धीरे गैस यहाँ पर रुकने लग गई, यही क्या होने लगा, आपको अर्थ को गर्म करने लग गया। वही अनबैलेंस हो गया कि भाई जब 10 रुपये 10 केजी इधर 10 केजी इधर था तो बैलेंस था, जैसे 9 केजी होने लग गया और ये आपका 10 केजी बजाय 11 केजी होने लग गया, एक घट रहा दूसरा बढ़ रहा। जैसे जैसे गैसीय पिंड के आवरण में गैसों की मात्रा बढ़ने लग गई तो क्या करें, सूर्य के प्रकाश की किरणों को ज्यादातर एब्जॉर्ब करने लगी। अब उसकी एब्जॉर्ब क्रिया से क्या होने लग गया, आपकी अर्थ गर्म होने लगी। जब अर्थ गर्म होने, इसी बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग होने लगा, ग्लोब गर्म होने लग गया। अब ग्लोब जब गर्म हो जाएगा तो आप देखते होंगे इस पे कई आपको वर्षा होती है, वर्षा के टाइप्स ऑफ वर्षा पूछते हैं, टाइप्स ऑफ रेनफॉल। चक्रवाती वर्षा क्या है, मानसूनी चक्रवाती है, पर्वतीय है, ये सब क्या होती है, वर्षा होती थी। अभी जो चीज़ें कभी टाइम टू टाइम पे होती थी, अब वो चीज़ें क्या होगी, अनबैलेंस हो गई। अनबैलेंस मतलब जो कभी 2 तारीख या 2 जून या मान लीजिए आपका 1 जुलाई को बरसात होती थी अच्छी वाली, अब वो पता चला अगस्त में होने लग गई, या हो सकता है नवंबर में होने लगी। आपको लगा ये क्या होने लगे, क्योंकि पूरा अनबैलेंस होने के कारण। और जब चीज़ें अनबैलेंस हो जाती है तो सारी चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाता है, कहीं बाढ़ आएगा, कहीं सूखा आएगा, कहीं पर आग लग जाएगा, ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ क्रियाकलाप होने लगती। अब इसी में आप जियोग्राफी का जब पार्ट आप पढ़ेंगे, ला नीनो जिसको पढ़ते हैं ला नीना, अल नीनो, तो जो ये ला नीनो अल नीनो ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें भी बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता था कि भाई चलो 5 साल बाद आएगा ला नीनो, 5 साल बाद आएगा अल नीनो। अब इनका भी अनबैलेंस हो गया, कभी का लगता 2.5 साल में आ गया, कभी का लगता 15 साल पे आ गया। तो इससे क्या हुआ, जो कभी मानसून भारत के लिए अच्छा माना जाता था, जो कभी मानसून भारत के लिए अच्छा नहीं माना जाता था, पता चला और ज़्यादा उसकी मात्रा बढ़ गई। तो आप देखते होंगे अलग अलग जो भी देश है, कभी ऑस्ट्रेलिया में आग लग रहा है, कभी ब्राज़ील के जंगलों में आग लग रहा है, ये क्यों होने लग गया। कभी साइबेरिया से ठंडी जो हवा चलती थी, अब वहाँ भी धीरे धीरे क्या होगी, वहाँ भी ठंडी हवा कम होने लगी, गर्म हवा होने जाएगी। तो जब गर्म होगी तो पूरा क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और वहाँ पर क्या होगा, पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, तो सी की लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो धीरे धीरे जो समुद्र किनारे लोगों का घर है वो डूब जाएगा। ये सारी चीज़ें, एक ही प्रॉब्लम नहीं, कई प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे। तो इसके लिए सरकार क्या करती है, इसके लिए सरकार बचाव करने के लिए अलग अलग क्लाइमेट है जो चेंज हो रहा है, तो इसमें कन्वर्जन, इसकी संरक्षण की जाती है। संरक्षण कैसे, भारत भी करेगा प्लस इंटरनेशनल सभी देश मिलकर के इस पर आप नए नए COP बनाओ, क्योटो प्रोटोकॉल बनाओ, कार्बन को कम करो, उत्सर्जन और कम करो। आप क्या करो, इकोसिस्टम चीज़ें बनाओ, ऐसा नहीं कि अननेचुरल चीज़ें उत्पादन करो, नेचुरल चीज़ें बनाओ जो इकोसिस्टम को अनुकूल हो। इसलिए हमें बेसिक चीज़ अब इसी में आप पढ़ेंगे, भारत में लेकर के क्या मूवमेंट चलता है, इंटरनेशनल पे क्या मूवमेंट चलता है आंदोलन को लेकर के, पेड़ मत काटो पेड़ लगाओ, जिसमें भारत में 17वीं शताब्दी में चिपको आंदोलन चलाया गया था। राजस्थान की बेसिक कहानी है, वहाँ पहले पेड़ अगर कोई काटे, पेड़ को पकड़ के ऐसे पकड़ के चिपक जाती थी, इसीलिए उसको बोलते थे चिपको आंदोलन, पेड़ बचाओ अभियान चलाया गया था। तो भारत में पूछा जाए प्रोटेक्टिव क्या क्या मूवमेंट चला, फिर इंटरनेशनल प्रोटेक्टिव। अब उसके बाद कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं
इनके बारे में भी पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं सॉइल मतलब मिट्टी। मिट्टी के बारे में क्यों पढ़ें भाई? मिट्टी में आजकल जैसे मिट्टी की आप कोई फसल लगाते हो तो मिट्टी की जांच होनी चाहिए। दोमट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, बालुई मिट्टी, काली मिट्टी क्या, पथरीली मिट्टी क्या, लाल मिट्टी क्या। तो मिट्टी की बेसिक जांच करो, कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल हो सकती है, और मिट्टी में किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा है, किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा सल्फर की मात्रा है, किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा है। ये बेसिक चीज़ आपको पढ़ो। इससे हमें क्या पता चलता है, जब कल हम कृषि पे कोई काम करेंगे, अब बायोटेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के रूप में काम करेंगे, तो मिट्टी की भी हमें जांच होनी चाहिए। मिट्टी में हमें परख होनी चाहिए कौन सी मिट्टी में अच्छी फसल हो सकती है। क्योंकि भाई अगर आप साइंस को अच्छे तरीके से समझेंगे तो आप कभी निराशे में नहीं रहेंगे। साइंस होना बहुत ज़रूरी है, बट उसमें हद से ज़्यादा डूब मत जाना, एक बैलेंसिंग होना। जैसे गौतम बुद्ध कहते थे कि कभी भी किसी चीज़ का अति नहीं होना चाहिए, न कम होना चाहिए। ठीक है, जीवन है, ये दुख सुख आता रहेगा, इसको बैलेंस करके चलना चाहिए। अपना बचाव भी रखना चाहिए, अपना सेफ्टी भी रखना चाहिए। इतना भी ज़्यादा सीधे मत बनो, इतना भी ज़्यादा क्रूर मत बनो, आप बैलेंसिंग में रहो। तो ये चीज़ बोला जाता है। स्वयं जब आप पढ़ाई करोगे, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ आपको मिलती है। तो मिट्टी, टाइप्स ऑफ मिट्टी पढ़ोगे, मिट्टी कैसे निर्माण होती है, मिट्टी में क्या कितना बालू होता है, कितना इसमें ह्यूमस होता है, कितना इसमें वाटर होता है, कितना इसमें ऑक्सीजन लेवल होता है। ये सारी चीज़ें आपको मिट्टी में पढ़ना पड़ता है। इसीलिए देखते हो कभी काल लोग कहते हैं मिट्टी बड़ी उपजाऊ है। क्यों उपजाऊ है? क्योंकि वो मिट्टी सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर है। तो जब सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी होती है तो सबसे ज़्यादा अच्छे पैदावार फसल होती है। और जिस देश का मिट्टी सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में उपजाऊ होगा, वहाँ सबसे ज़्यादा क्या होगा, उत्पादन अच्छा होगा। भारत की मिट्टी को बर्बाद करने बहुत से लोगों ने, जैसे आजकल देखिए पंजाब एक समय था, हरियाणा एक समय था, हरित क्रांति का सरकार ने फायदा दिया, लेकिन अब उसको लोग हद से ज़्यादा फायदे में लग गए। आज वहाँ का वाटर रिचार्ज लेवल बहुत कम हो गया है, और वाटर रिचार्ज लेवल कम होने की वजह से पानी की मात्रा कम होने लग गया। अब लोग पानी का सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, फसलों में सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड डालते हैं, फसलों में सबसे ज़्यादा आपका NPK, यूरिया, डाई डालते हैं। फसल अच्छी, बट उस फसल की क्वालिटी बहुत कम होती जाती है। जो आप कंज्यूम करते हैं आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस कम होती जा रही है। तो आजकल लोग अब कहते हैं नहीं, ऑर्गेनिक खेती करेंगे जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। होना ही पड़ेगा, समय लगेगा, लेकिन चीज़ें अच्छी होती हैं जो आपके हेल्थ के लिए बेटर होती है। पता चला आप कोई चीज़ ऐसा खाते हो, अब आपने पता चला सोचा कि नहीं सस्ती चीज़ है, खा लेते हैं, पेट भरा हो जाए, पेट भर गया लेकिन ताकत नहीं दिया। अब पता चला वही एक रोटी आप खाते हो, पेट कम भरा लेकिन आपको एनर्जी ज़्यादा दे रहा है। तो आपको उस चीज़ को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। जीवन एक बार मिला है, जीवन को बेहतर करना है। जिस धरती पर आए उस धरती को बचाओ, उस धरती को तहस नहस मत करो। ये होता है मानव का जीवन। क्या है, सिंपल सी बात, आप जहाँ रहते हो, जैसे आप पॉलिटी में पढ़ोगे फंडामेंटल राइट या फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर किसी चीज़ का आपको राइट मिलता है ट्रेन में सफ़र करने का, तो आपका लाइबिलिटी बनता है, कम से कम ड्यूटीज़ बनता है उसको साफ सुथरा बनाए रखने का। अब पता सब ट्रेन वाले बैठे, सब लोग मूंगफली खा के गिरा रहे हैं, वहीं पर खाना खा के अपने पॉलीथीन फेंक रहे हैं, छिलके फेंक रहे हैं, गंदगी मचा रहे हैं। तो नुकसान किसका हो रहा? आप ही तो हो रहा। उसमें गंदगी कौन फैला? आप ही फैला। फिर आप ही दोबारा बैठोगे, आप ही फिर कहोगे कितनी गंदगी है। तो इसलिए हर व्यक्ति को लाइबिलिटी बनती है कि अगर आप पर्यावरण को ध्यान में देंगे तो आप पर्यावरण आपको ध्यान भी देगा। इसलिए इसको हमें पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो बस ये था बेसिक चीज़ें मैंने बात की। बाकी मेंस में आपका हर एक पॉइंट पूछता है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, सरकार ने इसके लिए क्या कन्वर्जन बनाया, क्या इसके लिए संरक्षण क्षेत्र बनाया है, आप कहाँ तक सहमत है, आप अपनी व्याख्या कीजिए। अब दोस्तों मैं अलग अलग ऐसे टॉपिक लाता रहूँगा, उसके बाद में मेंस का क्वेश्चन हर दिन एक मेंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तो आज इतना ही है, तब तक के लिए नमस्कार। शाम को UGC नेट का एक छोटा छोटा वीडियो मिलता रहेगा। तो बस आज इतना, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अपना का ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए।